हाँ, तो पिछली बार हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ये था 63 इज हम्म, इक्वल टू 1.76 अपॉन आर। आर की वैल्यू है 0.07। 0.07 - G। निकालना है, तो इस फॉर्मूले से जी निकाल लोगे हम्म, आप। सही सही। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। नेक्स्ट इज पी रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशो इज प्राइस वर्सेस अर्निंग। हम्म। तो पी रेशो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी रेशो कम हो उस कंपनी को खरीदना अच्छा होता है या पी रेशो ज्यादा हो उसको खरीदना अच्छा होता है। कम। हाँ, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो पी रेशो तो जिसका, आपने शायद बताया था पहले। हाँ बट ठीक है, तुम्हें अगर वो इंटरलाइज हो गया और तुमने इतनी क्विकली बता दिया तो गुड है। मैं वही चाह रहा था। यस सर। हाँ, तो पी रेशो कम हो उतना अच्छा है क्योंकि वो कंपनी रिलेटिवली सस्ती मिल रही है। हम्म। तो पी रेशो इज अ रिलेटिव वैल्यूएशन मेट्रिक। रिलेटिव वैल्यूएशन मेट्रिक मतलब आप रिलेटिव मतलब आपको अगर तीन कंपनीज में कंपेयर करना है कि तीनों ही कंपनी आपको लग रहा है कि अच्छी कंपनीज है, तो जब आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो सस्ता कौन सा मिल रहा है। हम्म। तो ये रिलेटिव, दो कंपनीज में कंपैरिजन करना है कि कौन सा सस्ता है, तो फिर आप रिलेटिव वैल्यूएशन मेट्रिक यूज करते हो, जिसमें एक है पी रेशो। हम्म। तो पी रेशो में, पी रेशो का मतलब आपको क्लियर है या दोबारा समझाना है। क्लियर क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो पी रेशो, ये फॉर्मूला तो वो सेम फॉर्मूला है जो मैं पहले बता चुका हूँ, है सर ना। अगर मैं, वैल्यूएशन वाला। तो ये है पी, इसको अगर मैं ई से डिवाइड कर दूंगा, ई मतलब अर्निंग्स। हाँ तो ऑब्वियस वो सेम हो जाएगा, पी रेशियो हो जाएगा। हाँ, तो इस साइड क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड को मैं ई से डिवाइड करूंगा तो राइट में भी डी को ई से डिवाइड करना पड़ेगा। हम्म। तो ये जो डी बाई ई है ना, हम्म। इसका एक अलग नाम होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। हम्म। कि आपने टोटल अर्निंग जितनी की उसमें से कितने परसेंट आपने डिविडेंड पे आउट किया। हम्म। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो अब आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया, पी बाई ई रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशो मल्टीप्लाइड बाई 1 + G अपॉन R - G। हम्म। ठीक है, हम्म। अब ये पी रेशो भी दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल पी रेशो जो होता है उसमें अर्निंग इस साल की यूज करते हैं हम, प्राइस को कौन सी अर्निंग से डिवाइड करते हैं, इस साल की अर्निंग से। हम्म। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड पी रेशो, हम्म। जिसमें हम नेक्स्ट 1 ईयर की एक्सपेक्टेड अर्निंग से डिवाइड करते हैं। हम्म। तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एक फॉरवर्ड पी होता है और एक नॉर्मल पी होता है। तो जो फॉरवर्ड पी होता है उसमें जो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग है वो यूज करते हैं एज ए डिनोमिनेटर। समझ गया, समझ गया। तो जब मैं नॉर्मल पी रेशियो कैलकुलेट करूंगा तब तो मेरा फॉर्मूला है ये। हम्म। पर जब मैं पी रेशियो फॉरवर्ड वाला यूज करूंगा, फॉरवर्ड पी रेशियो यूज करूंगा जब मैं, तो मेरा फॉर्मूला हो हम्म। जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइड बाई R - G। क्योंकि 1 + G तो हम उसके लिए करते हैं ना, बिकॉज वो फॉरवर्ड के लिए, तो ये ऑलरेडी फॉरवर्ड हाँ है। हाँ उसमें हमें पता है ऑलरेडी वो इंक्लूडेड हो जाएगा। हाँ। तो अगर अर्निंग एक साल बाद की है तब तो ये फॉर्मूला ट्रू है। हम्म। तो कई बार आपको एक पी रेशो दिया होगा, एक डिविडेंड पे आउट रेशो दिया होगा, अब फिर से चार नंबर आ गए हैं। हम्म। एक नंबर है पी रेशो, दूसरा नंबर है डिविडेंड पे आउट रेशो, चौथा है आर, सॉरी, पहला है पी रेशो, दूसरा है डिविडेंड पे आउट रेशो, तीसरा है आर, चौथा जी। हम्म। उनमें से अब फिर से क्वेश्चन बनेंगे कि इन चारों में से कोई तीन दे दिए और चौथा निकालना है।
या ये भी हो सकता है कि वो कुछ प्राइस प्राइस दे दे और पी कैलकुलेट करना हो, और ऐसा ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये दोनों में ये डिराइव कैसे किया ये भी आपको याद रहना चाहिए। हम्म। अगर ये दोनों इक्वेशन याद है कि हमने ऐसे पहले एक फॉर्मूला लिखा था, पीवी इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिविडेंड डिवाइड बाई आर माइनस जी, हम्म। और फिर एक फॉर्मूला लिखा था कि दोनों को साइड को हमने ई से डिवाइड कर दिया था तो पी रेशियो आ गया था, और एक एक हम्म। साइड डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया था। ये जो डेरिवेशन है वो याद होगा, तो आप इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो कर दोगे। ये तो फिजिक्स की डेरिवेशन लग गई, हाँ समझ हाँ, गया। बट बहुत ही सिंपल मतलब चीज है इसमें, हाँ। बस सिंपली एक अर्निंग से डिवाइड किया और कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे ये तीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला। बेशक। ट्रेड्स एट अ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28। ये तो सिंपल ही है सर, ये तो। हाँ, तो एक बार पढ़ लो, समझ में आ रहा है तो हम आगे हाँ प्रोसीड सर, कर। तो सर सिंपल है ये तो सर। हाँ, तो एक आपको फॉरवर्ड पी रेशियो दे दिया, आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया, और इट्स डिविडेंड विल ग्रो जी दे दिया, तो अब आपको आर निकालना है। अगले क्वेश्चन में आपको पी रेशियो दे दिया, एक्सपेक्टेड हम्म। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया। बस आपको ये देखना है 70% को आप 0.70 लिखोगे, हाँ हाँ। जो भी चीजें बिल्कुल। परसेंटेज में हैं, उनको आप 100 से डिवाइड करके फिर लिखोगे। हम्म। और रिक्वायर्ड रिटर्न 6.5% है तो उसको 0.065 लिखोगे। हम्म। सिमिलर लॉजिक से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, अच्छा ठीक है, हाँ सर समझ गया। अब फिर ये थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर से जी निकालना है। जी सर। अब फिर फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो अपने पेज पे। और अगर ये फोर्थ कर दिया तो मतलब ये समझ लो कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का काम होता क्या है। Suppose Coca-Cola stock trades at a forward price to earning ratio of 28, and its expected dividend payout rate is and its expected dividend payout rate is 70. Analysts believe that Coca-Cola stock should earn a 9% return, that its dividend will grow uh, and that its dividend will grow by 4.5% per year indefinitely. Recommend a course of action of investors taking position in Coca-Cola stock. So the suppose a Coca-Cola stock trades at a forward price earning ratio of 28, ठीक है, and its expected dividend payout ratio 70, तो फिर मैं सर आप लिखना सर साइड पे 28 is equal to हाँ, एक मिनट। 28 is equal इज इक्वल टू 70, जो वो हमारा डी वाई 20 लिखना रेशियो है है, या 0.7 लिखना है? 0.7. हाँ। Analysts believe that Coca-Cola stock should earn a 9% return हम्म। and that its dividend will grow by 4.5. रिकमेंड ऐसे तो 9 माइनस 4.50, हाँ 0.0 माइनस 0.04. हाँ। Recommend a course of action for an investor in taking a position in a Coca-Cola stock. हम्म। तो सर 2 मिनट। पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है, ठीक है। यस। 0.7 डिवाइड बाई 0.09 में से जब ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.045 आएगा, हम्म। विच इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 45, हम्म। विच इज इक्वल टू नीचे 9 आएगा और ऊपर 140 आएगा। ठीक है, हम्म। विच इज इक्वल टू 15.4 ऑलमोस्ट। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है,
और सर आप मेरे को करना है ना। हाँ। So suppose a Coca-Cola stock trades at forward price to earnings, तो सर रेशियो ऑफ 28। तो ये फॉरवर्ड रेशियो हो गया ना बेसिकली। तो मतलब 15.54। आई थिंक कि इट्स अ रिलेटिवली हायर नंबर, हम्म। नेक्स्ट ईयर के हिसाब से हायर नंबर है। तो आई थिंक मतलब फॉर नाउ द नंबर शुड बी स्मॉल, बिकॉज अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो recommend a course of action for an investor interested in taking position. I think you should wait and evaluate more options because मैं ये higher next year. टेकिंग अ पोजीशन वर्ड का मतलब बता देता हूँ। जब आप पोजीशन हम्म लेते हो ना किसी स्टॉक में, तो आप दो पोजीशन हम्म ले सकते हो। एक पोजीशन बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट लॉन्ग और पोजीशन। शॉर्ट। लॉन्ग मतलब आपने खरीद लिया और शॉर्ट मतलब आपने बेच दिया। लॉन्ग पोजीशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज ऊपर जाएगी, और शॉर्ट पोजीशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज नीचे जाएगी। हम्म तो अब आप लॉन्ग पोजीशन लोगे या शॉर्ट पोजीशन लोगे? चला बताता हूँ मैं आपको। सो सर आई थिंक आई टेक अ शॉर्ट पोजीशन। हाँ, बस ठीक है, परफेक्ट हो गए हो तुम। नहीं सर सर, ये 15.54 मतलब जनरली कितना होना चाहिए फॉर अ गुड पी रेशियो, या और वेरी करता है हर केस में? वो वेरी करेगा स्टॉक टू स्टॉक, बट मतलब ये तो ओवर प्राइस लग रहा है 28। हाँ बेशक। देखो, हाँ मतलब लेट मी गिव यू बेटर आंसर। आप किसी भी एक स्टॉक को कंपेयर करोगे ओवरऑल यूनिवर्स से, ओवरऑल यूनिवर्स ऑफ हम्म स्टॉक से। अगर इंडियन स्टॉक है तो हम्म इंडियन स्टॉक्स का एक एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, वो मैं दिखा देता हूँ। पी रेशो, निफ्टी पी रेशो। तो इंडिया में ये ग्राफ देख लो। हम्म। इन जनरल जो पी रेशो है ना, वो कभी 17 रहता है, कभी 42 तक भी जाता है। ओ ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ। तो जो लाइन है सर ये मीडियन है? ये जो ब्लू लाइन है वो हम्म। पी रेशियो है, और जो रेड लाइन है वो एक्चुअल स्टॉक, वो निफ्टी की वैल्यू है। और ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, वो मीडियन है। वैसे जितना मीडियम, जितना जितना पी कम होता है उतना अच्छा होता है, तो जितनी ये हाँ, नीचे ग्रीन के तो अंदर जैसे है ही टेन ये पॉइंट एट 20 फोर टेन से पॉइंट थोड़ा नीचे जाए उस टाइम बाई कर लेना चाहिए। तो अगर इस अच्छा अच्छा। प्राइस, इस डेट पे, 5 मार्च पे अगर बाई किया होता, तो 5 मार्च पे ये प्राइस नीचे था, 22,125 था, उससे 800 रुपये ऊपर आ गया है। बट सेम सोच आप ये भी बोल सकते थे कि देखो, हमें पता थोड़ी था कि ये लो है, हो सकता है ये हम्म पी रेशो और कम चला जाए, क्योंकि पी रेशो तो 18.92 तक भी गया है हम्म हिस्टोरिकली। जब कोविड आया था तो हम्म पी रेशो 17 तक भी गया था। पर कोविड के बाद से पी रेशो कभी 18.92 से नीचे नहीं गया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पी रेशो है, अगली बार जब 18.92 आएगा तो स्टॉक विल बी अंडर वैल्यूड, एंड उस टाइम पे खरीद लेना चाहिए। हम्म। क्योंकि हिस्टोरिकली पी रेशो 18.92 से, हिस्टोरिकली मतलब कोविड के बाद से ऊपर ऊपर ही रहा है। अब नहीं जब ये मैं 18 फोर्टी पॉइंट टू पे हाँ सर सर, हाँ जी बोलिए सर। जब पी रेशो 18.92 आए आगे, हम्म उस टाइम आपको ये पता करना है कि क्या ये सिचुएशन कोविड जितनी खतरनाक है या नहीं है। अगर वो सिचुएशन कोविड जितनी खतरनाक ना हो हम्म और फिर भी पी रेशो कम है, तो फिर आप बोलोगे कि बेसिकली मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, स्टॉक ले लो। हम्म बट ये इतना इजी होता नहीं है, एज इन होता क्या है, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली मैं बताता हूँ, 28.47, मैंने खुद का ट्रेड बता रहा हूँ मैं। हम्म मैंने ये चार्ट 28.47, 28.29 ये देखा था मैंने, 29, ठीक है। हम्म तो जब ये यहाँ 29 के आसपास आया था ना, हम्म तब मैंने सोचा था कि अब निफ्टी देखो, इससे पहले 28.4729 के आसपास रहता है, और इस पे यहाँ से वापस चला जाता है। हम्म तो यहाँ मुझे सेल कर देना चाहिए। हम्म
तो मैंने इस पे सेल किया था, ठीक है। हम्म पर ये बात है 4 जून 2019 की। हम्म और 4 जून 2019 की बात है, तो ये ये आ गया, ठीक है, ट्वेल्व हम्म थाउजेंड एटी नाइन हम्म मैंने सोचा कि मार्केट काफी नीचे जाएगी, हम्म बट अगर मैं उस पोजीशन को अगले 1-2 महीने में ही निकाल देता हूँ, हम्म तब तो देखो ये रेड लाइन नीचे आई है। हम्म बट अगर मैं ये होप कर रहा हूँ कि ये अपने मीडियन तक जाएगी, हम्म तो क्या होगा, ये मार्केट ऊपर चली गई है। हम्म मतलब तो मैंने यहाँ सेल करके, और यहाँ पे हो सकता है लॉस भी मेरे को बुक करना पड़े, हम्म ठीक है। इनफैक्ट मैंने इस पे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस पे। हम्म मतलब मेरा उम्मीद ये था कि ये नीचे जाएगा, बट नीचे जाने से पहले ये काफी ऊपर गया था, और काफी टाइम लगा था इसको ये करने में। तो मार्केट में मतलब काफी वेरिएबिलिटी रहती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो मैंने यहाँ पे कहीं सेल किया था, मुझे डेट तो एग्जैक्टली याद नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आके फिर वापस ऊपर गई थी, और फिर ये इतना नीचे गिरा था। बट ये जो नीचे गिरा है ना, ये तो कोविड की वजह से गिरा है। हम्म अगर कोविड ना होता तो मेरा ये जो शॉर्ट ट्रेड है वो वेस्ट था, मतलब मैं उसको लॉजिकल नहीं बोल सकता बाद में। पोस्ट फैक्टो अगर मैं हम्म एनालाइज करूं तो ये कोई अच्छा ट्रेड नहीं था। हम्म तो अब मतलब पहले मैंने एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की बुक पढ़ी थी, और उसमें काफी पी रेशो पे फोकस किया हुआ है कि पी रेशो जब ज्यादा होता है तो स्टॉक सेल कर देने चाहिए। बट हम्म अब इंडिया में कुछ अजीब ही हो रहा है, और एक अलग ही ऑप्टिमिज्म है, बहुत सारा मनी प्रिंटिंग भी हो रहा है। तो जस्ट पी रेशो हाई है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको सेल कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 29 पे हो सकता है, यहाँ सेल करते तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बन जाता। बट हम्म अगर दोबारा जब ये 29 आया, हम्म उस टाइम पे अगर मैं बेच देता, मैंने बेचा नहीं था हालांकि, हम्म 28 जुलाई को अगर मैंने बेचा होता, तो ये मार्केट तो वहां से ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर गई है। हम्म तो वापस उस लेवल पे कभी आई नहीं है। तो पी रेशो इज नॉट द ओनली मेजर यू शुड बी लुकिंग एट। हम्म अगर मार्केट में ग्रोथ हो गई है, इन जनरल इंडस्ट्री में एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो हम पहले उम्मीद नहीं करते थे, तो पी रेशो कैन एक्सपेंड। तो दिस एरा हैज बीन ऑफ ऑप्टिमिज्म। यहाँ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग अभी तो कम है, बट फ्यूचर में बहुत होने वाली है। ये जो साल हम्म है ना, ये जो साल बीते हैं यहाँ से लेके 2021 से लेके 24 तक, 3 साल, हम्म ये एक ऑप्टिमिज्म का टाइम रहा है, जब लोगों को लग रहा है कि कुछ अलग ही ग्रोथ आने वाली है। मोदी आ गया है, और मोदी मोदी जी कुछ कुछ नई चीजें करेंगे। आई एम नॉट अ मोदी फैन, बट मतलब इन जनरल मार्केट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट मोदी। हम्म खैर, हम डाइग्रेस कर रहे हैं वापस। हाँ, तो यू आंसर इट वेल, ठीक है। हम्म कैश फ्लो एडिटिविटी, कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल कुछ नया सिखा नहीं रहा तुम्हें, जो पहले तुम्हें पता है वही है, ठीक है। हम्म तो कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि अगर दो स्ट्रेटजी ऐसी हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में आप 100 रुपीज पे कर रहे हो, हम्म पाउंड, और फिर 45 नीचे की तरफ एरो है, मतलब आपके पास पैसा आएगा। ऊपर की तरफ एरो है, मतलब अच्छा आपकी जेब से जा रहा है, ठीक है। हम्म तो 45 पाउंड मिले, फिर 45 पाउंड मिले, और फिर 45 पाउंड मिले, 3 बार आपको 45 पाउंड मिल रहा है। हम्म शुरू में आप 100 पाउंड दे रहे हो। हम्म दूसरी स्ट्रेटजी में आप 100 पाउंड दे रहे हो, और फिर पहले 60 मिल रहा है, फिर 40 मिल रहा है, फिर 32.35 मिल रहा है। हम्म अगर कोई ये पूछे कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, हम्म तो आप इनको रिवर्स कर दोगे। हम्म रिवर्स कर दोगे, या ये समझ लो, इस स्ट्रेटजी के जो फर्स्ट स्ट्रेटजी के पे ऑफ है, उसमें दूसरी स्ट्रेटजी के पे ऑफ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हम्म और फिर जो पे ऑफ बचे हैं उन सब का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। हम्म अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू बेट पॉजिटिव आ रहा है,
तो इसका मतलब एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी से बेटर है। हम्म दूसरा तरीका ये है कि आपको ये चेक करना है, आपको ये बताना है कि आपको स्ट्रेटजी 1 या 2 में से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। हम्म अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या स्ट्रेटजी 1 में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या 2 में करना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। मान लो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए -10 हम्म और इसकी आ जाए -5, हम्म तो आप ये तो बोल दोगे कि स्ट्रेटजी 5 बेटर है क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू -5 है। -10 से तो बेटर हम्म है ना। बट हम्म फिर भी -5 है तो नेगेटिव। इसका मतलब मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहे हो आप, मतलब फॉर्मूला प्रेजेंट से? वैल्यू मैं इस 60 को एक इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स से इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। ये आयरन की बात कर रहे हो क्या आप? मैं जीपी बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है ना, अच्छा। बोथ स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर बोथ स्ट्रेटजीज 10% पर पीरियड। हाँ तो फिर कैसा प्रेजेंट वैल्यू अपने ढूंढा, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो आप गया मैं यहाँ प्रेजेंट पे। आप कोई बात नहीं, लेट मी रिवाइज, ओके रिवाइंड। दो स्ट्रेटजीज हैं, दोनों स्ट्रेटजी में ये दिया हुआ है कि एक में आप 100 पाउंड पे करोगे हम्म और आपको फोर्टी हम्म फोर्टी पाउंड मिलेंगे 3 बार। हम्म दूसरी स्ट्रेटजी में आप 100 पाउंड पे करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपको 60 पाउंड मिलेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर आपको 40 पाउंड मिलेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर आपको 32.35 पाउंड मिलेंगे। हम्म अब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन सारे, इस स्ट्रेटजी का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। इस स्ट्रेटजी का नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा -100, क्योंकि 100 तो आपने आज दिया है ना, हम्म हम्म +45, हम्म +45 डिवाइड बाई 1.1, हम्म +45 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर, हम्म +45 डिवाइड बाई 1.1 का क्यूब। हम्म इन सबको ऐड करोगे आप, हम्म और फिर ये देखोगे ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्या। हम्म जो पॉजिटिव नंबर, जितना नंबर बड़ा आ गया उतना आपका बड़ा प्रॉफिट है इस स्ट्रेटजी से। ठीक है सर। ठीक है, वैसे ही आप यहां भी निकालोगे। अब वो नंबर पॉजिटिव आएगा तो आप इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करोगे, या नेगेटिव आएगा तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो आई थिंक सर पॉजिटिव वो नंबर है जो आप रिसीव करने वाले हो, 45 45 45 आप तीनों ने रिसीव कर रहे थे। हम्म तो सर पॉजिटिव आएगा तब। हाँ, तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चूज करनी है तो उसका एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म अगर दो स्ट्रेटजी है उनका दोनों का एनपीवी नेगेटिव है तो आप दोनों ही चूज नहीं करोगे, आप बोलोगे मुझे इससे अच्छा कोई, मुझे पैसा लगाना ही नहीं है। हम्म उसके बाद अगर दोनों स्ट्रेटजी का एनपीवी पॉजिटिव है, लेट से इसका +20 है और इसका +25 है, फिर आप हम्म बोलोगे कि इस दूसरे वाले का +25 है तो मैं दूसरी वाली स्ट्रेटजी में पैसा लगाऊंगा। सर ये बेसिकली वही वाला फॉर्मूला है, एनपीपी इज इक्वल टू सी एफ नॉट प्लस हाँ सी प्लस सी एफ वन अपॉन वन प्लस आर प्लस सी एफ टू अपॉन वो वही वाला फॉर्मूला हाँ, है। वही वाला तो फॉर्म। उससे एनपीपी, जिसका एनपीपी पॉजिटिव ज्यादा होगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। हाँ तो इसे तो कैलकुलेटर से भी मैं कर सकता हूँ ना सॉल्व। हाँ, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब अगर ऐसे ऐसे ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे को कोई, अगर मैं कहीं पे एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ हो तो मैं पेपर पे रफ आइडिया आ सकता है मेरे को या नहीं? पेपर में भी कर सकते हो, बट पेपर पे रफ आइडिया आने के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट 7% है हम्म और आपको ये पता करना है कि ये पैसा कितने साल में डबल होगा, हम्म तो आंसर बताओ। क्या अगर इंटरेस्ट रेट 7 है और मेरे को बताना है कौन सा पैसा कितने में डबल होगा मतलब? ये एज इन, आज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, आप ये बोल हम्म रहे थे ना कि पेपर पे मैं ये सब बिना कैलकुलेटर के कर सकता हूँ क्या। हाँ। हाँ, तो कितने साल में डब क्विक आंसर इज नो। मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि हम्म। आप पेपर यूज करो, वहां पे जब कैलकुलेटर है तो क्यों यूज करना है। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मतलब मेरा कहने का मतलब था कि पेपर से एज एन रफ एस्टिमेट वाइल यूजिंग कैलकुलेटर और ऑन पेपर रफ एस्टिमेट आ जाएगा मतलब कि नहीं, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, बट मोस्ट लाइकली जो सीएफए में एग्जाम में आएगा वो इतना क्लोज होगा कि रफ एस्टिमेट काम नहीं करेगा। रियल लाइफ सर में मैं तो इन जनरल रियल लाइफ की रियल बात कर लाइफ रहा हूँ, अगर में जैसे। रियल लाइफ में रफ एस्टिमेट काम करते हैं। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ रफ एस्टिमेट क्या होते हैं, हाउ डू यू यूज हम्म दो। तो मैं आपको एक पावरफुल फॉर्मूला बताने वाला हूँ रफ एस्टिमेट का।
हम्म तो नॉर्मली तो सिंपल इंटरेस्ट रेट सीखा था तुमने, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सीखा। तो लेट्स से 7% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। हम्म आपने एक एफडी कराया 100 रुपीज का। हम्म मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 7% से ये बताओ कि ये 200 कब हो जाएगा। वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं तो। हाँ। तो म- मैं इसको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा 10 ईयर में हो जाएगा। तो तुम फॉर्मूला अ, लगाओ, अभी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मैं फॉर्मूला लगा के बताऊंगा आपको। हाँ। दो फॉर्मूला है तो सर 100 माइनस प्रेजेंट वैल्यू है, 7 I/Y है, और PMT 0 है, 200 FV है, कंप्यूट N, हम्म। 10.2। हाँ तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 बता दिया था। हाँ सर, ये कैसे सर? हाँ ये कैसे, एक एक और करते हैं कि लेट्स से ये 100 है और ये 5% है हम्म और ये 200 है। हम्म तो आंसर 14 ईयर्स आएगा। अब तुम कैलकुलेटर से बताओ कितना आएगा। ये तुमने सर बताया 10.2, तुम्हारा आंसर था 10.2। 100.5, 5 I/Y, 200 FV, 0 PMT, कंप्यूट N, 14.2। हाँ तो तुमने बताया 14.2, मैंने वैसे ही 14 बता दिया था। हम्म तो ये कैसे बताया, मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब ये कोई वैदिक मैथ नहीं लगाया मैंने। एक सिंपल फॉर्मूला होता है, रूल ऑफ 72। हम्म। रूल ऑफ 72। 72। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि आपको एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, हम्म लेट्स से X%। हम्म तो 72 डिवाइड बाई एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में वो पैसा डबल हो जाएगा। सर क्या आप मेरे फिर से बताएं, एक बार समझ नहीं आया मेरे को। अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको X% और वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, हम्म पर ईयर कंपाउंड रेट है, हम्म X% है, आपको एक्स की वैल्यू हम्म कुछ भी लिखती है, X% है, हम्म तो कितने साल में वो पैसा डबल हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन है हमारा, हम्म। तो आंसर होगा 72 डिवाइड बाई एक्स। ओ अच्छा, तो ये थोड़ा बड़ा अजीब है ये ये तो। मतलब अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं होता ये। हम्म ये अप्रोक्सीमेशन है, ये 5% टू 10% की रेंज में काफी अच्छा काम करता है। जो कि टिपिकल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, टिपिकल इंटरेस्ट रेट 5 to 10 हम्म की रेंज में होते हैं, 5 to 12 मान लो। हम्म हम्म ठीक है। तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट 5 to 12 चलते हैं। हम्म 5 to 12 के लिए रूल ऑफ 72 अच्छा काम करता है। हम्म जैसे कि तुमने अभी देखा 10 ईयर के लिए 7% के लिए क्या देखा। 7% के लिए 72 के हिसाब से 72 डिवाइड बाई 10, हमारा आंसर आएगा। नहीं नहीं, 72 डिवाइड बाई 7, यस। तो हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 10.3। हम्म तो अगर, ठीक है, तो मैंने 10 बोल दिया था ऐसी अप्रोक्सीमेशन में, बट अगर मुझे और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन करना होता मैं 10.3 बोलता। हम्म तो ये 10.2 तुमने खुद चेक किया है, ये काम कर रहा है। हम्म 5% के लिए अगर मैं 72 को 5 से डिवाइड करूंगा 14.2। तो 14.4 आएगा। हम्म तो मुझे एक्चुअली गेस करना चाहिए था 14.4, बट मैंने मोटा मोटा गेस किया था तो 14 बोल दिया था। अदरवाइज 14.4 बोलता तो भी गलत नहीं था, वो भी 14.2 के क्लोज ही था। हम्म। तो रूल ऑफ 72 से आप ये बता सकते हो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो कितने साल में पैसा डबल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इस सर भी मतलब एक साल में मतलब मेरे को 5% मिला, तो फिर अगले साल में वो एक मतलब वो प्रिंसिपल प्लस जो 5% मिला उसका भी लगेगा हाँ। कंपाउंड। ओके। हाँ। हाँ, कंफर्म करा था ये बार। समझ हम्म। गया। हाँ सर, समझ गया।
हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जैसे ही आप कहीं भी नॉर्मली एफडी वगैरह करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप किसी भी स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो स्टॉक मार्केट में मान लो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट आपकी उम्मीद है कि 15% बढ़ेगा। हम्म लेट से आपको मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट 14% बढ़ता है हर साल ऑन एन एवरेज। हम्म तो कितने साल हम्म में पैसा डबल करेगा? सर सर 72/14। हाँ, ऑलमोस्ट बट 5। आपने तो बोला कि सिर्फ 12 हाँ, वो तक होता किसी है। को भी लगा लो, अप्रोक्सीमेशन है ना, वो परफेक्ट तो किसी के लिए भी नहीं है। हाँ ठीक है ऑलमोस्ट। ठीक ठीक है। है। 18 पे भी लगा लो तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत गलत आंसर देगा वो। यस सर। लार्जली उसी राउंड फिगर में आंसर दे देगा वो। ठीक है। यस सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आप अपने नॉर्मली लाइफ में यूज कर सकते हो। अगर आपको रफ अप्रोक्सीमेशन करना है तो अब हर चीज के लिए तो हम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते। कई बार हमारे लिए इनफ होता है ना कि हमें बस ये पता चल जाए कि 10 साल हम्म और 9.5 साल ऑलमोस्ट आपके लिए इक्वल ही है। हम्म तो उस केस में आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स का। हम्म इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं? फॉरवर्ड रेट होता क्या है? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट। स्पॉट रेट यस क्या सर। होता है? स्पॉट रेट, आज आपने पैसा उधार दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आज ऑन द स्पॉट पैसा हम्म उधार दिया है आपने किसी हम्म एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो आपको हम्म जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, एप्लीकेबल होगा, हम्म वो स्पॉट रेट है। हम्म तो आप बताओ स्पॉट रेट क्या होता है? सर जो मतलब आप एकदम से आपने आज पैसा मांगा तो मैंने आपको दिया, तो ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा है मार्केट का वो मैंने आपको कोट कर दिया, दैट इज स्पॉट रेट। हाँ, स्पॉट रेट ऑन द स्पॉट अभी ट्रेड होगा, वो अभी आप पैसा एक्सचेंज करोगे और फॉर सम टेनर, 5 ईयर या 10 ईयर के लिए। जो अभी और करंट मार्केट रेट है वो मैं आपको दे दूंगा। तो 5 ईयर स्पॉट रेट का मतलब होगा 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड जो है, हम्म 5 ईयर का अगर जीरो कूपन बॉन्ड है उस पे क्या आईआरआर लगेगा? आ, सर अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो 5 ईयर के उस पे क्या आईआरआर लगेगा? हाँ। सर जो आई थिंक जो जो फिफ्थ ईयर पे चल रहा होगा उसके हिसाब से डिस्काउंट करेंगे। हाँ, तो जैसे 5 साल के लिए एक ही सेम एक डिस्काउंट फैक्टर लगेगा ना। लेट्स से ये टी इज इक्वल टू 0 है और आप हम्म ये टी इज इक्वल टू 5 हो। हम्म तो आप अगर एक 5 साल का बॉन्ड ले रहे हो जिसमें कूपन नहीं है, हम्म तो एक सिंगल इंटरेस्ट रेट लगेगा जो यहाँ अगर 100 है तो 100/1 + r⁵ लगाओगे आप। हम्म ये जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड 5 ईयर का स्पॉट रेट। हम्म एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 5 ईयर बॉन्ड का जो वाईटीएम है। हम्म 5 ईयर बॉन्ड का जो वाईटीएम है और 5 ईयर स्पॉट रेट है वो दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो 5 ईयर्स बॉन्ड है उसमें तो काफी सारे कूपन्स भी है ना, तो एक इंटरेस्ट रेट यहाँ आपको कूपन मिलेगा, यहाँ कूपन मिलेगा, यहाँ कूपन मिलेगा। इन सब कूपन्स को भी आप एक एक किसी एक इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट कर रहे हो, आईआरआर से। तो वो हम्म जो इंटरेस्ट रेट है, जो वाईटीएम है 5 ईयर बॉन्ड का, जो 5 ईयर कूपन वाले बॉन्ड का जो वाईटीएम है, हम्म दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज 5 ईयर का स्पॉट रेट। स्पॉट रेट सर उसी में एप्लीकेबल होता है जिनमें कूपन नहीं होता। हाँ, ठीक है स्पॉट रेट मतलब वो रेट जो जीरो कूपन बॉन्ड पे लगेगा। ठीक है। अब स्पॉट रेट के बाद आता है फॉरवर्ड रेट। हम्म फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट में आप ये बात करते हो कि मैं पैसा आज नहीं दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, हम्म और उसके फिर 2 साल बाद के लिए उधार लूंगा। मतलब आप यहां शुरू करते हो, यहाँ टी इज इक्वल टू 0 है, आप हम्म बोलते हो टी इज इक्वल टू 2 पे पैसा उधार लूंगा और टी इज इक्वल टू 7 पे वापस करूंगा। अब मुझे मतलब ये मैं बताओ। सर हाँ। मतलब T2 पे मैंने बॉन्ड खरीदा और नहीं T7 में नहीं, मेरे को मिलेगा। आप ये बोल रहे हो कि T2 पे बॉन्ड खरीदूंगा मैं। T2 पे बॉन्ड खरीदूंगा मैं। हाँ, और T7 पे अच्छा। वापस पैसे दूंगा, और जीरो कूपन बॉन्ड है वो।
हम्म तो उस रेट के लिए जो 2 ईयर टू 7 ईयर का रेट है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। हम्म फॉरवर्ड मतलब टाइम में आप फॉरवर्ड चले गए हम्म और फिर आप एक किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो। हम्म तो इन इंटरेस्ट रेट्स को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। एक इंटरेस्ट रेट, एक फॉरवर्ड रेट होगा 2 ईयर फ्रॉम नाउ फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। एक फॉरवर्ड रेट हम्म होगा 3 ईयर फ्रॉम नाउ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, इस तरह से। तो उनको ना F11 ऐसे दिखाते हैं, F11। F11 का मतलब है कि आज से 1 साल बाद स्टार्ट होगा और उसके अगले 1 साल तक चलेगा। हम्म उस लोन का मुझे क्या डिस्काउंट रेट लगेगा वो बता दो। हम्म, समझे? समझ गया। अगर मैं बोल रहा हूं जैसे इस पीरियड, इस केस में मैं बोलूंगा 5F25, ये जो फॉरवर्ड रेट है ना, इसको हम्म मैं F25 बोलूंगा, 2 ईयर फ्रॉम नाउ एंड फाइव फॉर इयर्स आफ्टर दैट। द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम्म ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। अब F11 कैसे डिराइव करते हैं स्पॉट रेट से, आपको अगर स्पॉट रेट्स पता है उनसे फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं, ये अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। बट हो सके तो ये पढ़ लेना खुद से, क्योंकि मेरा ये एक, हाँ सर, ये मैं बहुत सर पढ़ इंपॉर्टेंट लूंगा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सर, ये वाला और ये, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स। हाँ, फॉरवर्ड रेट जिसको आता है मतलब ये समझ लो कि काफी सारी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे तुम, कि मैं श्वेसर पढ़ूंगा आपने फिर। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लिया ना जिसमें आपने ये लिख दिया कि मैंने स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट निकाले थे, और आप वो एक्सप्लेन हम्म भी कर पाए, तो हम्म मतलब ये समझ लो कि आप काफी कुछ जानते हो वैल्यूएशन के बारे में और फाइनेंस के बारे में, आपका फाइनेंस अच्छा है। ठीक है सर। मैं सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं देख रहा था कि जो जो क्वांट के अंदर आगे के चैप्टर्स हैं वो बहुत मतलब हाइपोथेसिस, रिग्रेशन और ये सब उसके अंदर है। तो मैं हाँ, कहना चाह रहा था उसमें वो कितना कितना डीप है वो स्टैट्स के अंदर, मतलब कि जितना मैंने अपने एमएस में करा था या उससे कम या मेरे ख्याल से थोड़ा उससे कम ही होगा। उससे कम ही होगा, लेवल 1 में कम ही है। ठीक है, बट हाँ मतलब उतना है जितना तुमने तब किया था, मुझे पता नहीं कि तुमने उस टाइम कितना अच्छे से समझा था, बट बेसिक ही है। सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत तो मैं देख रहा था, तो मतलब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ वो हाइपोथेसिस और वो देखने के लिए कि मेरे को कितना रिकॉल होगा। हाँ तो वो बेसिक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर किसी ने पहली बार ही नहीं किया ना, एक बार भी नहीं किया है, उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है, उसके लिए काफी एक नई चीज है। हाँ चलो उसके लिए, क्योंकि हाँ स्टैटिस्टिक्स, हाँ, कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स समझते हैं कि सिर्फ मीन मीडियन मोड यही स्टैटिस्टिक्स है, बट वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक अलग डोमेन है, जो समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर टाइम वो तुमने पहले लगा रखा है तो यू आर एट एन एडवांटेज। वो मतलब मैं, मुझे याद है जब मेरे पहले 3 4 लेक्चर थे वो नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप, वो ही समझ नहीं आता था। तो वो आई थिंक उतना नहीं होगा मेरे को। मैं अगर एक थोड़ा बहुत भी पढ़ूंगा तो मेरे को वो समझ आ जाएगा कि मतलब हाँ ये ऐसा होता था, ये वैसा होता था। मैं देख रहा था, मैं कल परसों मैं थोड़ा बहुत, बट आई थिंक स्टिल एक्साइटेड हूँ मैं वो करने के लिए, कितना रिकॉल कर पाता हूँ मैं। हाँ, वो मेरे को भी ऐसा एक्चुअली वो वाला पार्ट जो है समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इट्स नॉट इजी टू हम्म एक्सप्लेन दैट, ये एक्सप्लेन करना इजी है, बट वो अगर तुम्हें पहले से आता है तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी इजी रहेगा। जी सर, इतना इतना भी नहीं आता। मतलब मेरे को, मतलब मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को, बिकॉज मैंने मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। हम्म। बिकॉज मेरा जो मेजोरिटी ठीक था है, वो वो यही प्रैक्टिस था बेकार नहीं मतलब। जाती किसी भी चीज की, आपने अगर थोड़ा टाइम स्पेंड आ, किया आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, कुछ तो आएगा। वो लिख लिख के कि स्टेप 1 क्या नल हाइपोथेसिस है, स्टेप 2 में क्या वो एम कर रहा हूँ, स्टेप 3 मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, और स्टेप 4 की मेरी वो कि रिजेक्टेड करना है, ऐसे करते थे। मेरे को याद नहीं, मैं भूल गया, बट हाँ तो थोड़ा बहुत अभी याद है मेरे को। अभी के लिए फॉरवर्ड रेट, और फॉरवर्ड रेट के बाद ये एक ऑप्शन प्राइसिंग है। हम्म ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। हम्म अगर आपने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए ना तो ये समझ लो कि उसके